गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा 9th में मैं आप लोगों को बराबर में जो है सेंटेंस टाइप पढ़ा रहा था। इसमें मैंने आधा पढ़ाया था। सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद देखिए आगे यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, उसकी परिभाषा और भाषा सब पढ़ाया था। सेंटेंस टाइप, इसी में जो है क्लाज। इसी में क्या है? क्लाज, CLAUS। क्लाज माने उपवाक्य, उपवाक्य, क्लाज। तो क्लाज किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वन, फाइनाइट वन के प्रयोग होते हैं, तो उसे क्लाज कहते हैं। क्लास समझे? जिसमें एक जो सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब से कहते हैं वह क्रिया जो मुख्य क्रिया होती है, जो वाक्य में कार्य को करती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाज। और ये क्लाज जो है, ये क्लाज जो है 3 प्रकार के होते हैं। क्लाज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। क्लाज के प्रकार, तो क्लाज जो है 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्रिंसिपल क्लाज। प्रिंसिपल क्लास, इसको हिंदी है प्रधान उपवाक्य, उपवाक्य। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास हिंदी है आश्रित उपवाक्य। और तीसरा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्लास संयुक्त
ये है। तो क्लास कितने प्रकार के? क्लास 3 प्रकार के, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। अब आप देखें प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं। किसी भी वाक्य का वह भाग जो किसी भी वाक्य का वह भाग जो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है अर्थात अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए वह वाक्य के किसी भी भाग पर किसी भी भाग पर आश्रित नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास प्रधान उपवाक्य कहते हैं। तो प्रधान, ये आप समझे, ये प्रिंसिपल क्लास की परिभाषा है। वाक्य का वह भाग जो अपने अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करता है, अर्थात वह अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्य के किसी भी भाग पर आश्रित नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास। जैसे मोहन reads his book. मोहन रीड्स हिज बुक। तो ये देखो, इस
इसमें जो है ये वाक्य जो है अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं है, इसलिए ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन अगर यही आश्रित हो जाए तो क्या हो जाएगा? दूसरा क्लॉज है। क्लॉज के 3 भाग मैंने बताया है। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज मैंने लिखा था। दूसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज, SUBORDINAT, सबऑर्डिनेट क्लॉज, CLAUSE, ब्रैकेट में आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। तो इसकी परिभाषा हाँ देखिए, वाक्य का वह भाग जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए वाक्य का वह भाग जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए वाक्य के दूसरे भाग पर आश्रित होते हैं, तो उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। क्लॉज कहते हैं। जैसे जैसे if he comes, if he comes, I shall help him. If he comes,
आई शैल हेल्प हिम। इसकी हिंदी है, यदि वह आएगा तो मैं उसकी सहायता करूंगा। ये है कौन सा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें जो है इसमें देखिए जो है ये कौन कौन सेंटेंस हैं इस वाक्य में। इफ ही कम्स, इफ ही कम्स, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। और दूसरा भाग जो है आई शैल हेल्प हिम, आई शैल हेल्प हिम, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, CLAUS। तो इस वाक्य में क्या है? इफ ही कम्स, आई शैल हेल्प हिम। यहाँ देखो ऐसे वाक्यों में जो है प्रायः ये होता है कि तो या तब की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, वहां केवल कामा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यही वाक्य जो है पलट दिया जाएगा, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स, है ना, इफ ही कम्स, तो ये जो है यहाँ कामा का प्रयोग नहीं होगा। मतलब इफ जो है ये जो क्या प्रकट कर रहा है, कंडीशनल में शर्त प्रकट कर रहा है। यदि इफ का प्रयोग आप यहाँ बीच में करेंगे तो यहाँ कामा का प्रयोग नहीं होगा। और यदि आप इफ से जो है सेंटेंस को शुरू करेंगे तो दोनों वाक्यों को, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को, दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ कामा का प्रयोग अवश्य होता है। नियम तो बाकी बाद में आप पढ़ेंगे जो है, इसलिए कि बाकी बहुत नियम है। ये नियम है कि यदि इफ वाला क्लॉज या शर्त प्रकट करने वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है तो बाद वाला क्लॉज भी किसी भी टेंस में लिखा जा सकता है। ये नियम है। मतलब इसका कॉम्बिनेशन है फ्यूचर का प्रेजेंट से, कभी भी फ्यूचर का पार्ट से कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसलिए जो है ये सेंटेंस मैंने देखो यहाँ लिखा है, कम्स जो है प्रेजेंट टेंस में और यहाँ शैल फ्यूचर टेंस में लगाया है। तो ये है, इसमें तो क्लियर हुआ कि कौन कौन सा सेंटेंस क्या है। इफ ही कम्स, ये निश्चित रूप से कौन सा सेंटेंस है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आई शैल हेल्प हिम, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस, तीसरा क्लॉज है तीसरा जो क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, ब्रैकेट में इसकी हिंदी है संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य। हाँ, की परिभाषा लिखिए। ऐसे वाक्य
ऐसे वाक्य जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रकट करने के लिए किसी दूसरे क्लाज पर आश्रित नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं, तो उसे कोऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं। नोट नोट लिखिए। कोऑर्डिनेट क्लाज कोऑर्डिनेट क्लाज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपके किताब में दिया गया है, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। वैसे जैसे एंड है, बट है, अदरवाइज है, आइदर आर है, नाइदर नॉर है, एज वेल एज है, ये तमाम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये आप जो है अपनी किताब से जरूर इसको याद करेंगे। और ऐसे सेंटेंस हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जैसे मोहन, MOHAN, मोहन केम हियर, मोहन केम हियर, बट he cannot meet, but he cannot meet
हिज फ्रेंड। अब इसमें देखिए क्या है, मोहन केम हियर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। बट से यहां देखो, बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये यहां से जो है ही कैन नॉट मीट हिज फ्रेंड, ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। जबकि देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज में क्या होता है, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों वाक्य अपने अर्थ को कंप्लीट कर रहे हैं। मोहन केम हियर अगर आप अलग अलग करोगे, ही कैन नॉट मीट हिज फ्रेंड, तो ये जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज है वाक्य का। ही कैन नॉट मीट हिज फ्रेंड ये कोऑर्डिनेट क्लॉज, और मोहन केम हियर ये प्रिंसिपल क्लॉज। और ये दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए निश्चित रूप से ये क्या आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हमेशा जुड़े हुए होते हैं। बाकी कल मैं पढ़ाऊंगा।